जी दुरूद शरीफ से स्टार्ट करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। FAR 2 कौन सा एरिया मुश्किल लगता है? नहीं कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा नो आइडिया। हाँ जी किया ही नहीं था। वेरी गुड। FAR 2 की ओरिएंटेशन हम पूरा प्लान डिस्कस करेंगे कि हमने क्या करना है। थोड़ा सा आपको ये दोबारा सुनना पड़ेगा। थोड़ा सा टीचर के बारे में। सब्जेक्ट्स जो मैं पढ़ाता हूँ ITA R1 R2, एकेडमिक्स MBA है, MPhil 2 किए हुए हैं, CA के 2-3 पेपर रह गए हैं, और अकाउंटिंग जो सॉफ्टवेयर है उसका मैं सर्टिफाइड हूँ। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें CA में तो 5 साल से ज़्यादा का टाइम CA की टीचिंग में हो गया है, और फिर पुराने दौर में होता था मैट्रिक, FSC, BA, BCom, इस तरह की एकेडमिक्स को भी 10 साल से ज़्यादा पढ़ाया हुआ है। आतिफ साहब के साथ जब उन्होंने स्टार्ट किया था उस वक्त से मैं उनके साथ एसोसिएटेड हूँ, और ये 10 साल कम टाइम लिखा हुआ है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। उनको मैंने एज टीचर असिस्टेंट ज्वाइन किया था और 4 सेशन में उनके साथ अटैच रहा। आर्टिकल कंप्लीट किए जो आपको पता है कैफ के बाद लाजमी होते हैं। देन एक ऑडिट फर्म में मैं 2 साल से ज़्यादा मैनेजर के तौर पे काम करता रहा हूँ। फिर आपको पता है कि टेस्ट सेशन का एक मशहूर प्रोडक्ट है CA नोट्स का टेस्ट सेशन, उसको मैं मैनेज करता हूँ। पास्ट पेपर एनालिसिस। पास्ट पेपर एनालिसिस हम क्यों करते हैं? अगेन हमें पता होना चाहिए कि ICAP किन किन एरियाज में से क्या क्या पूछ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो टेस्टिंग लेवल है 1, 2 यानी कि 8 नंबर तक का सवाल भी आ सकता है, 20 नंबर तक का भी सवाल आ सकता है। 8 नंबर वालों में से ज़्यादा वो क्या पूछ रहा है, 20 नंबर वालों में से वो ज़्यादा क्या पूछ रहा है। अब एनालिसिस हम करते क्यों हैं, इसकी बेस पे हमें पता चलता है कि ICAP का फोकस या एग्जामिनर का फोकस किन एरियाज पे है, किस एरिया में से कितने नंबर का सवाल आता है। हमने जब क्लास में उस एरिया को पढ़ना है, डिस्कस करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो हमने उस पर कितना फोकस करना है, ये हमें एनालिसिस बताएगा। ये सब हमारे सामने 3 अटेम्प्ट्स का है, स्प्रिंग 20, ऑटम 20, स्प्रिंग 21। ये हमारा टॉपिक्स का सीक्वेंस है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फॉरेन करेंसी, एग्रीकल्चर, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, एथिक्स 1037, कंसोलिडेशन, लीज, डेफर्ड टैक्स, इंटेंजिबल एसेट, रेवेन्यू। हमारे पास ये सिलेबस में टॉपिक्स हैं। अगर हम देखें स्प्रिंग 20 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से 7 नंबर का सवाल है, देन फिर फॉरेन करेंसी से कोई नहीं, एग्रीकल्चर से 8 नंबर का है, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स और एथिक्स में से कोई नहीं, कंसोलिडेशन 20 नंबर। कितने नंबर? 20 नंबर। देन आइस 1037 इफ्रिक 1 में से 22 नंबर, 15 नंबर लीज में से, डेफर्ड टैक्स में से 20 नंबर, इंटेंजिबल में से कोई नहीं, और रेवेन्यू में से 40 नंबर। समझना क्या है हमने, क्या अहम है, क्या अहम है से ये मुराद कि जब हमने सिलेबस अपना पढ़ना है, कवर करना है, जब वो एरिया आए तो उस पर हमने कितना ज्यादा फोकस करना है। इसी तरीके से आटम 21 में कुछ कुछ टॉपिक्स टेस्ट हुए। अगर आप देखें 19 नंबर सबसे ज्यादा कंसोलिडेशन, फिर 15, 15, 16। अगर आपको देखें तो वेटेज से पता लग रहा होगा कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से ज्यादा नंबर का सवाल आना है, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से कम नंबर का सवाल आना है। इसी तरीके से यहां पे देखें स्प्रिंग 21 में 19, 20, 17, 20। इससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि यार कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो वो 20 नंबर तक टेस्ट करेगा, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो वो 8 नंबर तक टेस्ट करेगा। अब 8 नंबर तक का क्या मतलब है, 20 नंबर तक का क्या मतलब है?
1 से लेकर 20 किसी भी जगह पे टेस्ट कर सकता है। अगर एक एरिया ऐसा है जो 20 नंबर तक का टेस्ट हो सकता है, तो 1 से लेकर 20 तक किसी भी स्केल में फॉल करके वो आपसे सवाल पूछ सकता है। इस एनालिसिस की बेस पे जो हम कंक्लूजन पे जाते हैं वो ये है। हमारे पास हैं 6 टॉपिक्स। हमारे पास कितने टॉपिक्स हैं जी? 6 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्ज वाले टॉपिक्स। कंसोलिडेशन तकरीबन 20 नंबर का हर, अब देख रहे हैं 20, 19, 19। ये एक ऐसा टॉपिक है जो फर्ज है, नंबर 1। नंबर 2 डेफर्ड टैक्स। ये हम कंक्लूजन किस बेस पे कर रहे हैं? जो आई कैप के ट्रेंड्स हैं, ये आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा। जो आई कैप के ट्रेंड्स हैं, जैसे वो टेस्ट करता है, आप कोई भी 4-5 अटेम्प्ट सिलेक्ट करें, ऐसे उनके क्वेश्चन लिखें, आपको पता लग जाएगा। दूसरा फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? डेफर्ड टैक्स। ये भी 20 नंबर का। अगर इसमें हम देखें 16, 17, 20, ये पहली कैटेगरी है जो फर्ज कहलाती है, इसने आना ही आना है। अगर आप देखें 40% तो यही हो गया। इट मीन्स कि अगर मुझे ये 2 टॉपिक्स आते हैं तो 40% ऑफ द पेपर तो इनमें से आ रहा है। बात समझ आई? ठीक है। अब हमारे पास बच गए 6 में से 4। लीज है, इंटेंजिबल एसेट्स है, 1037 है, और छठा कौन सा है? रेवेन्यू। मैं कह रहा हूं कि इन 6 टॉपिक्स में से 80% ऑफ द पेपर आता है। कितना आता है? 80% ऑफ द पेपर। इट मींस इसमें से अगर 2 सवाल आते हैं वो 40 तक चले जाएंगे। ये 2 तो फर्ज हैं, इन 4 में से 2 तो आएंगे आएंगे। देखें 2, 1037 हर अटेम्प्ट में आ रहा है 1। लीज यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, तो 1037 के साथ इंटेंजिबल भी है, रेवेन्यू भी है। 2 तो आने ही आने हैं। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये जो बाकी 4 हैं, इसमें से 2 तो आएंगे ही आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर 2 से ज्यादा होते हैं तब भी ये नंबर यहीं तक रहेंगे। अगर 2 आएंगे तो 20-20 नंबर के पूछ सकता है। अगर 3 आएंगे तो हो सकते हैं 1 20 का और 2 10-10 के हो। अगर 4 आएंगे हो सकते हैं चारों 10-10 के हो। इट मीन्स ये टॉपिक्स हैं, बंद होगी आवाज? अब आ रही? 6 टॉपिक्स कितना परसेंट बनाते पेपर का? 80%। इसका मतलब क्या होगा यार, जब जब हम सिलेबस पढ़ेंगे, जिस चीज पे हम होंगे, उनमें जब जब ये टॉपिक आएंगे उसमें हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करनी पड़ेगी। रेस्ट ऑफ द टॉप सिलेबस क्या है? 20%, 20 मार्क्स। रेस्ट ऑफ द सिलेबस क्या है? 20 मार्क्स। इसका यह मतलब नहीं कि उसको 20 को छोड़ देना है, वो भी करना है, और वो आसान टॉपिक्स हैं, उसमें कम एफर्ट लगेगी। क्या ख्याल है? बात समझ आई? ये हमारा एनालिसिस है। ये हमने पास्ट पेपर की बेस पे कंक्लूड किया है। जी बताएं, इसमें कोई सवाल? ये सब्सिक्वेंट इवेंट प्रोविजंस, डिसमेंटलिंग। 38 इंटेंजिबल एसेट्स। 32 वेबसाइट कॉस्ट नहीं होती साथ इंटेंजिबल एसेट के, वो सारा इंटेंजिबल एसेट कहलाता है जी। और आप क्लियर है?
अप्रोच की बात करते हैं कि हमने FAR2 को लेकर कैसे चलना है, FAR2 को लेकर कैसे चलना है। हम ब्रेक करेंगे एक टॉपिक को 5 एरियाज में। किसमें? 5 एरियाज में। लेट्स से मैं लीज पकड़ता हूं, मैं लीज को पढ़ाना शुरू करता हूं। ये जो पहला एरिया है ये बहुत अहम है। लेट्स से मैं कहता हूं जी लीज में 10 कॉन्सेप्ट्स हैं जो टेस्ट हो सकते हैं। पहला एरिया क्या कवर करता है? हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसका एक एग्जाम लेवल का सवाल करेंगे। हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसका एक सवाल करेंगे। हम तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसका एक सवाल करेंगे। ये पहला एरिया हमारा। इसमें कुछ पास्ट पेपर भी शामिल हो सकते हैं, कुछ टॉपिक्स में पास्ट पेपर भी साथ हम कर रहे होंगे। ये पहला एरिया हमारा कवर हो जाएगा। दूसरा एरिया क्या है? जो हमने पढ़ा उसकी समरी। समरी से क्या मुराद है? आपको एक पेज के ऊपर पूरा टॉपिक मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं, मिसाल वो दोबारा हमें करनी पड़ेगी। मैं एक क्लास लेता हूं, क्लास टीचर व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा है। आपकी कोशिश क्या है कि जो आपने देखा व्हाइट बोर्ड पे वो सारा लिखना है, जो टीचर बोल रहा है वो सारा लिखना है। क्लास खत्म होगी, आपने कुछ चीज़ें लिखी, कुछ चीज़ें रह गई। घर जाते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद आपने जब उन चीज़ों को खोलना है तो आपको क्लियर नहीं हो रही होती चीज़ें। फिर आप किसी को कांटेक्ट करते हैं, क्लास फेलो को, दोस्त को, कि यार ये वाली चीज़ कैसे थी, ये वाली चीज़ कैसे थी, ये वाली चीज़ कैसे थी। इट मीन्स जो क्लास में आपने जब बैठे थे तो आपने लिखा है। आपने क्या किया है? लिखा है। आपका फोकस लिखने पे है, समझने पे तो है नहीं। लिखने पे क्यों है? कि सर जो बोल रहे हैं, सर जो लिख रहे हैं वो मिस ना हो जाए। फिर क्लास के बाद उसको क्लियर करते हैं। अब क्लियर हो गया, अब जो सवाल सर ने क्लास में करवाए थे, जो असाइनमेंट दी थी, अब हम उसको करने के काबिल हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब आपने चीज़ें समझ ली हैं, उसमें से आज जो अहम चीज़ें हैं वो उठा के हम एक अलग रजिस्टर पे करते हैं, ताकि जब मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर लूँ तो इस रजिस्टर पे मेरे पास एक समरी बन जाए इस टॉपिक की। अगर मैं कहूँ ये जो सारे फेजेस हैं, सारी स्टेजेस हैं, सारे स्टेप्स हैं, ये मैंने ऑलरेडी करके नोट्स में डाल दिए हैं, तो कैसा लगेगा जी? मिस रह क्या जाएगा? क्लास ली, उसके बाद जाके सवाल कर ले। क्यों? जो व्हाइट बोर्ड पे लिखना था, जो डिस्कस करवाना था, जो फॉर्मेट बनाना था, जो कॉन्सेप्ट्स थी, जो थ्योरी थी, जो लॉजिक थी, जो डबल एंट्रीज थी, वो सारी नोट्स में। एंड पे जो आप करक्स बनाते हैं उसकी समरी भी मिल जाएगी। FAR2 की समरी 100% कंप्लीटेड है। समरीज की अगर मैं बात करूं, 16 पेजेस ओनली। अगर आप 16 पेजेस पे ग्रिप करते हैं तो आपके माइंड में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं सेम टाइम। पूरा सिलेबस 16 पेजेस के ऊपर है। अभी हम देखेंगे भी सही। तीसरी स्टेज क्या है? पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस। पहली, इससे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। थोड़ा 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 पढ़ा, रिवीजन समरी से हो जाएगी। अब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लिया, एक साथ उसको रिवाइज भी कर लिया, उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेंगे। ये ICAP की बुक से हो जाएंगे MCQs। देन एंड पे उसकी एक शॉर्ट रिवीजन होगी। सिलेबस के हर टॉपिक को हम इन 5 हिस्सों में लेकर चलेंगे। देन स्टेप्स की बात कर लेते हैं। आपके पास नोट्स के प्रिंट्स हैं। अगर आपने सिर्फ लेक्चर के दौरान सुनना है, वो जो क्लास के दौरान एक फोकस का टाइम है उसको आउट नहीं होने देना। आपने सिर्फ सुनना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है जो टीचर कह रहा है। उसके बाद अगर आपको कुछ लगता है ज़रूरी कि यार ये मुझे ना ये वाली बात लिख लेनी चाहिए, ये मैं अपने तरीके से लिखूंगा तो मुझे याद आ जाएगी, आप कुछ ना कुछ ऐड कर लें नोट्स के ऊपर। वो जो पहला स्टेप था सिलेबस को 5 हिस्सों में तोड़ने वाला, जब आप उसको करते हैं, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा उसकी एग्जांपल,
फिर एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा उसकी एग्जांपल, फिर एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा उसकी एग्जांपल, थोड़ा थोड़ा करके तोड़ तोड़ के पढ़ा। जब वो टॉपिक खत्म हो जाए तो एक साथ उसमें जितनी एग्जांपल क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करें एक टॉपिक की। बात समझ आई? देन हमारे पास टेस्ट का ऑप्शन है, उसके बाद रिवीजन के लिए हमारे पास समरी है। ठीक हो गया? यहां पे किसी का कोई सवाल? नहीं 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 नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा वो वाला? नहीं 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 नहीं, डोंट वरी डोंट वरी। डिफरेंस है R1 R2 की ऑडियंस में। R2 की ऑडियंस बहुत मेच्योर होती है एज कंपेयर टू R1। इसके जो टॉपिक्स हैं उसमें ज्यादा एनर्जी है। वहां पे बड़ा टॉपिक कौन सा है? 16 बस। और कोई है बड़ा टॉपिक? यहाँ पे कंसोलिडेशन, लीज, रेवेन्यू, डेफर्ड टैक्स, इंटेंजिबल एसेट। यहाँ पे 6 जो टॉपिक्स है ना, ये 6 के चले 1037 बड़ा टॉपिक नहीं कहते, 5 टॉपिक्स इसमें बड़े हैं। इसके टॉपिक्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, एनर्जी है। वहां पे कौन सा है बड़ा टॉपिक? R1 में 16 के बाद आपके जहन में कोई बड़ा टॉपिक आता है? ये ना कह देना कैश फ्लो, नहीं, थोड़ा सा है वो। रेशो, चांद फार्मूले, एनपीओ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वैसे। बात समझ आ गई? तो वहां पे टॉपिक्स कम है। अब मेच्योरिटी लेवल कम होता है तो उनको एनर्जी के साथ करना पड़ता है। यहाँ पे ऑलरेडी टॉपिक्स ही ऐसे हैं जिसमें एनर्जी लगनी लगनी है। ठीक है? ये जो अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें, यहाँ पे बच्चे मेच्योर होते हैं। यहाँ पे लेट से कि अगर बेसिक लेवल पे एक बात को 3 तरीकों से बताना है, R2 में एक तरीके से भी बता दे तो काम चल जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस है ऑडियंस का भी। जी ये नोट्स हैं जी, ये एक झलक है नोट्स की। अगर मैं कहूं, जैसे मैं क्लेम कर रहा हूं कि यार आपको जो भी चाहिए थ्योरी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, लॉजिक्स के लिए, फॉर्मेट्स के लिए, आपको जो भी चाहिए वो नोट्स में बड़ी खूबसूरती से कवर्ड है। सामने ये एक नोट्स की झलक है। आपको जो चाहिए नोट्स में, मतलब आपको तैयारी करने के लिए क्या चाहिए? आपको कोई चीज़ ऐसी चाहिए जहाँ पे खूबसूरत तरीके से थ्योरी एक जगह पे लिखी हो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अच्छे वे में प्रेजेंट किए हों, सारे फॉर्मेट्स बने हों, सारे डिस्क्लोजर्स हों, सारी लॉजिक्स हों, डबल एंट्रीज हों, वो सब का सब नोट्स में डाल दिए। फिर आप वो जो रजिस्टर बनाते हैं जिसमें क्रक्स इकट्ठा करते हैं, उसके लिए समरी बना दी है। ये फॉर्मेट्स हैं डेफिडेक्स में। लीज, पूरा लीज इस पेज पे है जी, 100% लीज। नहीं नहीं, ये अभी चूंकि इस पे डाटा ज्यादा है ना, और ये प्रिंटर का वो है, जब इसको आप पीडीएफ पे देखेंगे तो ये क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है? ये IFRS 9 है। IFRS 9 को, उसकी जो IFRS 9 की मिथ है, पता क्या होता है? IFRS 9 में ना चीजें याद ही नहीं होती। 7 मेथड हैं, 9 तरीके हैं। हम इस एक टेबल को यूज करेंगे और IFRS 9 सारा पढ़ा देंगे। मिसाल के तौर पे मेरे सामने ये पेज पढ़ाओ, मेरे सामने कोई भी IFRS 9 का सिनेरियो ले आओ, इसकी बेस पे हल कर देंगे। कैसा लगेगा? सोचने में अनबिलीवेबल लग रहा है ना? लग रहा है कि नहीं लग रहा? सही सी बता, लग रहा है ना? मुश्किल है, सारी चीजें अलग अलग हैं। हाँ जी आप बताएं मिस, क्या नाम है आपका? अजमत। ठीक है अजमत, आप ये मुझे बताएं, क्या ये लॉजिकल लग रहा है कि एक पेज सामने रखा हो, IFRS 9 के जितने प्रॉब्लम्स हैं, जितने सिनेरियोज हैं, सारे उसको देख के हल कर लें? वो तो ज्यादा बनाते हैं ना। मैं कहने का मतलब ये है कि जितना IFRS 9 का डाटा है, जितने सिनेरियोज हैं, जितनी उसमें अलग अलग एंट्रीज हैं, बजाय इसके सबको अलग अलग याद रखें। अगर एक छोटी सी लॉजिक हो, उसको सामने रख के अमल करते जाएं एक पेज। यकीन आ रहा है? नहीं आ रहा ना? नहीं, थोड़ा 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 मुश्किल लग। अच्छा जी, ये IS 21 है। IS 21 की समरी है एक पेज के ऊपर। IS 41 पूरा एग्रीकल्चर इस एक पेज के ऊपर है। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स एक पेज के ऊपर है। एथिक्स
यार वो 8:15 शुरू होना है। ये एथिक्स है, कंफर्म हो गया आपको? बैलेंस शीट में कंसोलिडेशन, इनकम स्टेटमेंट कंसोलिडेशन, एसोसिएट्स, IAS 10, IAS 37, IAS 37, IFRIC 1, intangible assets, SIC 32, revenue, deferred tax। 16 पेज, 100% FAR2। मजे का काम लग रहा है? भाई बहुत मेहनत हुई है। एक आप टॉपिक पढ़ना शुरू करें, अगर एक कॉन्सेप्ट करें, उसकी एग्जांपल करें, उसका पास पेपर करें, हो गया। समरी का यूज कैसे करना है पहले समझें। मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसकी एग्जांपल की, उसको आके मैं इस पे हाईलाइट कर लूं। अगली दफा जब मैंने रिवीजन करनी है ना, मैंने वो एरिया देखना है ना उस सवाल को देखना है, मैंने आके इसको देखना है बस। क्या ख्याल है? ठीक हो गया? फिर अगला एरिया हाईलाइट, अगला एरिया हाईलाइट। कहीं कहीं पे ऐसा होगा, अच्छा इसको ऐसे लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। इस एक पेज को आपने बनाना है मास्टर समरी पेज। क्या बनाना है? मास्टर समरी पेज। अब जब आप लीज को रिवाइज करेंगे तो आपने सारे कॉन्सेप्ट, सारी एग्जांपल्स नहीं देखनी, आपने क्या करना है, एक पेज और सारा लीज रिवाइज। ये भी थोड़ा अनबिलीवेबल सी बात लग रही है ना, हम करेंगे ऐसे। फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक पेज, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स एक पेज, एथिक्स एक पेज, एग्रीकल्चर एक पेज। 16 पेजेस के ऊपर 100% सिलेबस। लेकिन इसको यूज ऐसा नहीं करना सारा उधर करते रहे और एंड पे इसको देखना शुरू कर देना, नहीं। आपने हर समरी को एज अ टूल यूज करना है और डे 1 पे भी करना है, डे 1 से ही करना है। एक एरिया पढ़ा, उसकी एग्जांपल की, उसको यहां पे आके कर लिया हाईलाइट। अब जब आप एक टॉपिक रिवाइज करने बैठेंगे, आपने सिर्फ इस एक पेज को उठाना है और सवाल हल करना और रिवाइज करना शुरू कर देना है। तो सोचें, सिर्फ 16 पेज हो, आपने सिर्फ याद करने हो, पूरा सिलेबस आपके हाथ में आ जाएगा। और मजे की बात, ये 16 पेजेस हैं, इन 16 पेजेस को यूज करके हम सारी एग्जांपल्स करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे और पास्ट पेपर्स करेंगे। अगर पास्ट पेपर्स इनकी मदद से हल हो जाते हैं, फिर यकीन आ जाएगा। जी सराकी भाई, आप दोनों में से कोई सराकी है? आप लोरी, पक्का लोरी। आप आपने इनको फंसाया सीए में या आपने इनको फंसाया सीए में? ये लेते हैं बदले ना लोग। किसमें? नहीं, वो कंपनी ला कर नहीं है, वो जो चैप्टर 1 है ना, करेंगे करेंगे करेंगे। अभी तो प्लान कर रहे हैं, अभी तो नींव पा रहे हैं। नींव समझते हैं आप? एक बिल्डिंग की नींव डाल रहे हैं, इस पे हम अपना की फीचर्स, ये जो आपको कोर्स मिलेगा, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। नोट्स कंप्रिहेंसिव, आपके पास किसी भी ऑथर की बुक है, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, उसमें जितने लॉजिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके नोट्स में मिलेंगे, यानी कि एवरीथिंग इज नोट्स। उसके बाद जैसे मैंने कहा 15 एरियाज हैं, 10 एरियाज हैं, हर एक एरिया की एक एग्जांपल टॉपिक वाइज। जैसे IFRS 9 है, मेरे हिसाब से उसमें 7 एरियाज हैं, उसमें 9 तरह के सवाल बन सकते हैं। हम 9 के 9 सवाल देख रहे होंगे। जब हर एरिया का एक सवाल देख रहे होंगे, पेपर में से इन 9 में से कोई पूछेगा ना, 10वां तो है ही नहीं, 10वां तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो 9 में रहेगा। क्या ख्याल है? देन प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, एग्जांपल्स की, पास्ट पेपर्स की, फिर आपको समरीज मैंने अब दिखा दी। 16 पेजेस हैं, पूरा सिलेबस है उसमें।
जो आपको नोट्स मिलेंगे हर टॉपिक में जितने फॉर्मेट्स, डिस्क्लोजर्स, एक्सट्रैक्ट्स हैं वो भी नोट्स का पार्ट है, वो भी उसमें शामिल है। टीचर की अवेलेबिलिटी, फिजिकल कॉलेज में होते हुए आपको टीचर अवेलेबल होगा ऑन सेल फोन। 8:15 बजे आपकी क्लास खत्म होती है, अब रात को पढ़ने बैठते हैं, टाइम वही 1 बजे वाला रख लें। 12 से 1 बजे तक आप अपने इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं। कैसे? आपके पास नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की भी जो फैसिलिटी है वो होगी, आप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। कभी कभी ऐसा सवाल होता है आपको लगता है यार ये तो सबको आता होगा, मुझे नहीं आ रहा, तो ग्रुप में नहीं पूछते, टीचर को मैसेज करते हैं। आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, आप मुझसे इंडिविजुअल टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मुझे वॉइस नोट भेज सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये ऐसे मसला हल नहीं हो रहा, आप कॉल पे भी आ सकते हैं। डन हो गया? बात क्लियर है? तो टीचर की अवेलेबिलिटी आपको रहेगी, देन टेस्ट सेशन की फैसिलिटी आप लाजमी यूज करें। इन फीचर्स के ऊपर कोई सवाल? एनालिसिस के ऊपर, फीचर्स के ऊपर? ये जो टेस्ट सेशन का मेरे ख्याल में प्लान, मुझे उसका आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल में मंडे का दिन उन्होंने रखा हुआ है, मंडे का पूरा दिन FAR2 के टेस्ट के लिए, नहीं मंडे का दिन है। वैसे मंडे वाले दिन मेरे ख्याल में टी अवेलेबल हुआ करेगा और टेस्ट किसी भी दिन आके दे सकते हैं, उन्होंने रूम एलोकेट किया हुआ है। बहरहाल इसकी जो पूरी डिटेल है वो आपको फ्रंट ऑफिस से मिलेगी। मैं इस पर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, 100% इसकी डिटेल का मुझे नहीं आइडिया, उनके पास सारी डिटेल है, आप अगर जाके पूछ लें। उसको हम देख लेंगे, उसको प्लान कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये 15 मैं उसी को रेफर कर रहा हूं जो हम क्लास में हम टॉपिक वाइज कर रहे होंगे, वो उसको हम मैनेज कर लेंगे। अभी मैं जब प्लानर खोलूंगा ना, वहां पे लिखा हुआ है, उस प्लानर में बेसिकली वो टाइमलाइंस भी आ जाएंगे। जी चलें पहले उसी प्लानर पे आ जाते हैं। ये मेरे पास प्लानर है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें शामिल है। किस दिन हमने क्या करना है, किस डेट पे हमने क्या करना है, कौन सा टॉपिक कितने दिन चलेगा, जब टॉपिक खत्म होगा तो टेस्ट कब होगा। आंसर हो गया? कोशिश ये होगी टॉपिक खत्म हो उसका टेस्ट ले लें, सिंपल फार्मूला। क्या ख्याल है? ऐसा सही नहीं रहेगा? एक टॉपिक खत्म हुआ, उसका पूरा टॉपिक, उसकी प्रैक्टिस की, उसके 2-4 पास पेपर किए, चलो जी टेस्ट कर लेते हैं, वेरी इजी। ठीक हो गया? ये एंड तक चलेगा हमारा, 8 मई को शुरू हो रहा है, 10 अगस्त तक, 10 अगस्त तक हमारा सिलेबस खत्म होगा। 3 महीने 2 दिन, इसमें एक ईद है, समझे कि 1 वीक ऑफ तकरीबन जहन में रखें। हम 3 महीने की क्लास हमारे पास है, 3 महीने 2 दिन की। देन फिर 11 अगस्त रिवीजन क्लास प्लान्ड है, कोशिश करेंगे 10 अगस्त तक खत्म करके 11 को 10 दिन में एक दफा पूरा सिलेबस रिवाइज कर दें। तो ये हमारा प्लानर है। रीजन ऑफ फेलियर्स आपके लिए रिपीट हो रहा है सारा, ना उसकी चीजों में, लेकिन कुछ चीजें जैसे ये, उसमें भी यही थी ना, दोनों सेम है ना मैकेनिज्म। रीजन ऑफ फेलियर, सबसे पहली रीजन और बड़ी मेजर रीजन, FAR2। भाई उसको क्या चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, किस स्ट्रक्चर में चाहिए, कैसे चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग का मतलब है मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर, फॉर्मेट्स, डिस्क्लोजर्स। बात समझ रहे हैं? FAR1 पे वो इतना फोकस इस पे नहीं करता, FAR2 में उसका बहुत ज्यादा इस पे फोकस है कि लीज के नोट्स बनाने हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, इंटेंजिबल एसेट के ऊपर नोट्स देने हैं तो क्या होना चाहिए, हर एक टॉपिक में यहां पे उसका ज्यादा फोकस है। एग्जामिनर को क्या चाहिए मैं पता नहीं होता, क्यों? हमने अंडरस्टैंडिंग ही नहीं ली टॉपिक की प्रॉपर। जब अंडरस्टैंडिंग नहीं ली, एक मेरा कॉन्सेप्ट है कि सिंपल लेसर ऐसे करता है, अगर मुझे वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता और सिंपल लेसर का सवाल आया हुआ है तो मैं कैसे हल करूंगा?
क्या कहते हैं, नहीं हल होगा ना, ओके। फिर उसकी रिक्वायरमेंट सवाल में क्या थी, हमें समझ नहीं आती, डन हो गया। देन हम आ जाते हैं कि यार FAR2 स्टैंडर्ड्स के अंदर डिस्क्लोजर्स की बातें करता है, नोट्स की बातें करता है। स्पेशली FAR2 में तो ये बहुत ज्यादा रुझान है एग्जामिनर का। हमने ना टॉपिक पढ़ाया, ना टॉपिक समझाया, ना फॉर्मेट्स, ना डिस्क्लोजर्स, कुछ भी नहीं देखा, चलो जी। इसका मतलब जो एग्जामिनर को चाहिए वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते। जब वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, पेपर कैसे पास करेंगे? हम क्या कर रहे होंगे, हम सारा टॉपिक्स पढ़ेंगे विद लॉजिक के साथ, नोट्स होंगे, उसमें सारी डिटेल्स होगी, उसमें समरीज होंगी, हर एरिया की एक एग्जांपल कर रहे होंगे, पास पेपर करते हुए एग्जामिनर कमेंट्स को देखेंगे, और हमने हर टॉपिक के अंदर सारे फॉर्मेट्स, जब मैं फॉर्मेट्स की बात करूं, डिस्क्लोजर्स हैं, एक्सट्रैक्ट्स हैं, नोट्स हैं, एवरीथिंग इज फॉर्मेट, ये हम सारा कर रहे होंगे। फिर हमारा एक और प्रॉब्लम, सिलेक्टिव स्टडी करते हैं कि नहीं करते? सिलेक्टिव स्टडी भी, जैसे आपने रेवेन्यू छोड़ दिया, सिलेक्टिव स्टडी एक डेंजरस चीज है, वो हम नहीं कर रहे होंगे, हम इंशाल्लाह पूरा सिलेबस करेंगे। टाइम मैनेजमेंट यार एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मैं इन सारी रीजंस में से देखूं, टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा इशू है। मिसाल के तौर पे 10 नंबर का एक सवाल आता है, 1.8 से मल्टीप्लाई करें तो उसको हमें अटेम्प्ट करना चाहिए 18 मिनट। हम 6 महीने टॉपिक बाय टॉपिक अपना सिलेबस पढ़ते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन कभी इसको फॉलो नहीं करते कि ये 10 नंबर का सवाल है, ये मैंने 18 मिनट में ही हल करना है। आराम से खेलते रहेंगे, सवाल करते रहेंगे, परफॉर्म करते रहेंगे, कभी घंटे में करेंगे, कभी 1.5 घंटे में करेंगे, फिर अचानक से हम ICAP के पेपर में जाके बैठ जाते हैं और हम ये अज्यूम करते हैं कि अब हम 10 नंबर का सवाल 18 मिनट में कर लेंगे। एक ये प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये है टाइम मैनेजमेंट। ये तो मतलब टाइम मैनेजमेंट की एक एग्जांपल जो पेपर में फेस करनी पड़ती है, और ये बहुत बड़ी रीजन है। दूसरा फिर ये होता है कि आप भाई अगर आप FAR2 दे रहे हैं, साथ शीला है, साथ ऑडिट है, आप उनके साथ जस्टिफिकेशन करें, किस सब्जेक्ट का कितना टाइम बनता है उसको उतना टाइम दें। अगर आपको लगता है कि CM में 4 घंटे देने चाहिए, 4 घंटे दें, R2 3 घंटे देने चाहिए, 3 घंटे दें। टाइम मैनेजमेंट लाजमी सीखें, ये पेपर्स में भी आपको हेल्प आउट करेगी, फर्म में भी हेल्प आउट करेगी, इवन प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प आउट करेगी। क्या ख्याल है? उसके बाद पास्ट पेपर्स भी रिलाई करता है। जैसे अभी हमने बात की कि यार एक लीज है, उसमें 10 कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर इसमें लेट्स से कि 6 एरियाज में से सवाल आ गया है पेपर में, मैं पास्ट पेपर अटेम्प्ट करता हूं, 6 सवाल मैं हल कर लेता हूं, इसका मतलब लीज के 6 एरियाज पे तो मैंने ग्रिप हासिल कर ली है। लेकिन अगर उसने पेपर में 7वां एरिया पूछ लिया, फिर क्या बनेगा? मैं जीरो, मुझे तो आता नहीं, मैंने तो उसका कोई सवाल ही हल नहीं किया। इसको भी हम कैटर करेंगे कैसे? एक टॉपिक में जितने एरियाज बनते हैं, हर एक एरिया का एक सवाल करेंगे, पास्ट पेपर भी करेंगे, बाकी जो एरियाज बचते हैं उसका भी हम एक सवाल कर रहे होंगे। ये वाला अनएबल टू कीप ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अ टॉपिक इन माइंड, इसको मैं बताता हूं, देखें। नहीं मैं इधर ही आ रहा हूं। मैं लीज पढ़ता हूं, मैंने लीज पे ग्रिप हासिल की, लीज के कॉन्सेप्ट्स किए, उसकी प्रैक्टिस की, उसके नोट्स बनाए, समरीज फॉलो की, ओके, मुझे इस पे ग्रिप होगी, मैं इसका मास्टर हो गया। जब मैं अगले टॉपिक पे जाता हूं, मैं इसको उठा के संदूक में डाल देता हूं, ताबूत में डाल के बंद कर देता हूं, यार ये मेरा बेस्ट हो गया। फिर अगले टॉपिक पे आता हूं, उसके साथ ये करता हूं, इसको भी फेंक देता हूं। ऐसे 1 बाय 1 मैं मास्टर हो गया हूं। क्या पेपर 1 बाय 1 आना है? बिल्कुल भी नहीं, पेपर तो आना है पूरे सिलेबस का। इसका मतलब ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम पूरा सिलेबस एट अ टाइम माइंड में नहीं रख पाते। बड़ी भी एनर्जी, अब मजा आ रहा है। हम पूरा सिलेबस माइंड में नहीं रख पाते यार। ICAP में तो 3.25 घंटे उसने FAR2 100% सिलेबस पूछना है। हमने एक एक टॉपिक तो किया था, अब जब हम पूरा सिलेबस इकट्ठे टेस्ट करते हैं, हम कहते यार इसकी एंट्री वही क्या करना था, रिसीवेबल डेबिट था, क्रेडिट था, ऐसे मिक्स हो रहे होते हैं, एक दूसरे में वज रही होती हैं एंट्रियां, फॉर्मेट मिक्स हो रहे होते हैं।
उसका तरीका क्या है, उसका तरीका सुने। मैंने लीज किया, एक एक एरिया पढ़ा, उसको समरी पे हाईलाइट किया, करते करते मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगले टॉपिक पे जब जाना है, पिछले टॉपिक की समरी लाजमी याद करनी और देख के पढ़नी है। तीसरे टॉपिक पे जाना है, पहले और दूसरे की समरी देख के पढ़नी है। ऐसे करते करते जब 3 महीने गुजार के खड़े होंगे, आपने लीज की समरी हो सकता है 40 दफा देख के पढ़ लियो, आपके जहन में वो प्रिंट हो जाएगी। अब पॉसिबिलिटी नहीं है कॉन्सेप्ट्स के मिक्स होने की। एक टॉपिक पढ़ें, उसकी समरी को फिक्स कर लें, अगले टॉपिक पे जाएं, पिछली देख के पढ़नी है। ये एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हाफिज देख देख के कुरान मजीद पढ़ता है, याद करता है, तो उसके जहन में उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाती है। उसको वो पेज याद होता है, अच्छा ये वाला लफ्ज ऐसे, मद ऐसे, शद ऐसे, जेर जबर ऐसे ऐसे। आंखें बंद करते हैं, उसके सामने वो तस्वीर आती है। जब आप एक चीज को बार बार 3-4 महीने देख के पढ़ेंगे, आपके जहन में भी उसका प्रिंट बन जाएगा। अब पॉसिबिलिटी नहीं है कि चीजें मिक्स होंगी। आपने आंखें बंद करनी है, वो फॉर्मेट सामने आएगा, लिखना शुरू कर दें, फॉर्मेट बनाना शुरू कर दें, डिस्क्लोजर देना शुरू कर दें। आपके सामने सिर्फ यार 16 पेजेस हैं, 16 पेजेस 100% ग्रैब करना कोई रॉकेट साइंस है? एक टॉपिक पढ़ा, उसका एक पेज, अगला टॉपिक पढ़ा, उसका एक पेज, और टॉपिक 16 पेज भी 3 महीने में याद करने। फिर जब आखिरी महीने में बैठे हो, रोज 16 पेजेस देख कर रीड करें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। दैट्स इट। ठीक हो गया। आईकैप के सिलेबस के हिसाब से ग्रिड को भी फॉलो करना चाहिए, ग्रिड को भी इंशाल्लाह हम फॉलो कर रहे होंगे। पेपर से बैठ के पेपर की तैयारी, एग्जाम के में बैठने से पहले, यही जो मैं कर रहा था ना, 10 मिनट का सवाल 18 मिनट में करना है, 10 मार्क्स का। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें, पूरे पूरे पेपर भी प्रैक्टिस करें। मेरे ख्याल में FAR 2 में कम से कम आखिरी 10 अटेम्प्ट्स, एक टॉपिक पकड़ा उसके 10 अटेम्प्ट्स किए, दूसरा टॉपिक पकड़ा उसकी 10 अटेम्प्ट्स किए, इस तरीके से सिलेबस खत्म किया। फिर 10 पेपर 3.25 घंटे में बैठ के हल करें। अगर आपसे वो हल किए हुए सवाल 3.25 घंटे में नहीं हो रहे, तो सोच लें आपने तैयारी अच्छी नहीं की। एक सवाल, एक मैंने टॉपिक पकड़ा, उसके सारे 10 अटेम्प्ट्स के सवाल कर लिए, फिर कर लिए, फिर कर लिए, फिर कर लिए। अब मैं उन्हीं किए हुए सवालों को 3.25 घंटे में हल नहीं कर पा रहा, तो मैं कैसे अज्यूम कर सकता हूं कि मैं आईकैप के पेपर में जाके बैठूंगा, अनसीन क्वेश्चन को 3.25 घंटे में हल कर लूंगा? मुझे तो अज्यूम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ठीक हो गया। उसके बाद हमें एक एरिया पसंद आता है, हम उसके सवाल कर ही जाते हैं, कर ही जाते हैं, कर ही जाते हैं। भाई एक टेस्टिंग लेवल 1 है, उसके थोड़े सवाल करने हैं, टेस्टिंग लेवल 2 के ज्यादा सवाल करने हैं। मतलब एज पर मार्क्स उन क्वेश्चंस को वेट करना चाहिए। जी क्या ख्याल है? स्टडी मटेरियल की बात करते हैं। जो चीजें मैंने सारी बताई हैं, ये सारा स्टडी मटेरियल है, यानी कि सब कुछ आपको नोट्स की फॉर्म में मिल रहा होगा, सब कुछ आपको नोट्स की फॉर्म में मिल रहा होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं पास्ट पेपर्स की और एंड पे आते हैं आखिरी स्लाइड पे। इसमें तो 10 मिनट बच रहे हैं लगता है, वो 10 मिनट पहले वाले एनर्जी कम वाले। अच्छा, पास्ट पेपर्स, हमारा जो टारगेट है पास्ट पेपर्स का वो है 10 अटेम्प्ट्स। कितने अटेम्प्ट्स जी? मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा यकीन नहीं आ रहा होगा कि 10 अटेम्प्ट्स। यकीन नहीं आ रहा? नहीं आ रहा यकीन? यकीन नहीं आता यार लोगों को। अगर मैं कहूं कि मैंने एक फॉर्मेट पढ़ाया, लेट्स से लीज में डिस्क्लोजर्स देना या नोट्स बनाना, मैं एक फॉर्मेट बनाता हूं, उस फॉर्मेट को समझाता हूं, उस फॉर्मेट को पढ़ाता हूं और उसकी एग्जांपल करवा देता हूं। अगर मैं कहूं यार इसी फॉर्मेट को समझ लो, आईकैप के सारे सवाल हम इसी फॉर्मेट में करेंगे, तो कैसा फील होगा? लेकिन एक प्रॉब्लम है, आईकैप को तो हर सवाल डिफरेंट फॉर्मेट से कर रहा होता है, फिर क्या करेंगे? तो उस पर अगर मैं कहूं कि एक टॉपिक पकड़ा, उसका एक फॉर्मेट समझा, उसकी एग्जांपल की, वो टॉपिक खत्म हुआ, और उस फॉर्मेट में मैं आईकैप की 10 अटेम्प्ट के सवाल
बना के दे दूं तो कैसा लगेगा? इससे मजे की बात अगर मैं बताऊं, मैंने बनाए हुए हैं। करना क्या है, एक फॉर्मेट पे ग्रिप हासिल करनी है आपको। आई कैप के सारे सवाल उसी फॉर्मेट में, लाइक कंसोलिडेशन, जो फॉर्मेट क्लास में पढ़ना है समझना है, मैंने सारे आई कैप के पास्ट पेपर उस फॉर्मेट में कन्वर्ट किए हुए हैं। आपने उस एक फॉर्मेट पे रहना है, उस एक फॉर्मेट को समझना है, उस एक फॉर्मेट पे ग्रिप हासिल करनी है, फिर आपको आई कैप के सारे सवाल उसी फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तरीका क्या होगा, लेट से मैं लीज करता हूं, मैं कहता हूं यार लीज के तो 10 पास पेपर हैं, हमने क्लास में, मैं अज्यूम करता हूं जी एक किया है, 2 कर लें। मैं कहता हूं जी क्लास में सिर्फ 2 पास पेपर किए, बाकी 8 का क्या करेंगे? उसका तरीका ये रखेंगे, एक तरफ से आपका टॉपिक्स चल रहे हैं, लीज खत्म हुआ, IFRS 9 शुरू हो गया और ऐसे चलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम स्ट्रीम चलाएंगे पास पेपर्स की, उसमें लीज के 10 में से लेट से 8 रह गए, 8 रोज 1 या 2 सवाल होंगे होम असाइनमेंट। आप वो सवाल करेंगे घर से, सवाल कर लिया, उसी एक फॉर्मेट पे बना बनाया सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, आपने उस सोल्यूशन से कंपेयर करना है। अगले दिन जब क्लास में आएंगे, अगला ये टॉपिक शुरू हुआ है, पहले जो असाइनमेंट थी उसके पास्ट पेपर हम डिस्कस करेंगे, जो असाइन किए थे वो डिस्कस करने के बाद हम ये टॉपिक चलेंगे। ये स्ट्रीम पास्ट पेपर, ये टॉपिक्स की स्ट्रीम पहले खत्म हो जाएगी, पैरेलल हमारी एक पास्ट पेपर की चल रही होगी, यानी कि जितने हमने क्लास में किए वो तो वेल एंड गुड, बाकी इस तरीके से करेंगे। हमारा टारगेट है 10 अटेम्प्ट, और 10 अटेम्प्ट्स में अप्रोक्सीमेटली 65 से 70 के करीब सवाल आते हैं। और ये मैं बता रहा हूं अदर देन दोज एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस जो हम क्लास में कर रहे हैं। उस्मान को यकीन नहीं आ रहा, आएगा यकीन, एक टॉपिक करने के बाद आ जाएगा। I-16 और लीज जब हम खत्म कर लेंगे दोनों जगह पे, फिर यकीन आ जाएगा कि एक टॉपिक किया, उसकी चीजें की, चलो जी ये सवाल करके आओ, उसकी डिस्कशन की, उसको क्लियर किया, फिर आगे चले। एक टॉपिक पूरा और उसके पास पेपर पूरे हो जाए, फिर यकीन आ जाएगा, आ जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा, हो जाएगा जी। इस मैकेनिज्म, ये मजे का है, जिंदगी स्कूल में आ जाएगी। लेट से आपने इन डेफर टेक्स्ट का एक फॉर्मेट सीखा हुआ है, बस काफी है यार, उसी में पास पेपर के सोल्यूशन डालेंगे। आई कैप ने नहीं किए हुए, मैं करके दूंगा, मैं बना के दूंगा, जिंदगी स्कूल में नहीं आ जाएगी। कंसोलिडेशन है, मुझे सबसे ज्यादा दुआएं कंसोलिडेशन पे मिलती हैं, सीरियसली है, खतरनाक टॉपिक है, हम एक फॉर्मेट में पढ़ते हैं, उसको करने के बाद आई कैप के जितने सवाल हैं उसी फॉर्मेट में मैं हल करके नोट्स में रखे हुए, मजे का काम हो जाता है। और ये वाकई में जिंदगी सुकून में लाने वाली बात है। अच्छा, ये मजे की बात ये है कि मेरे लिए तो मुश्किल है, ये एक फॉर्मेट है, मैंने एक फॉर्मेट बनाया। अच्छा, मजे की बात ये है कि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स में फॉर्मेट्स डिवाइस किए हैं, यार इसका ये फॉर्मेट होना चाहिए, अब वो डिवाइस कर लिए, चलो जी सुकून हो गया। नहीं हुआ सुकून, मैंने फिर सारे आई कैप के पास पेपर्स भी 1 बाय 1 उस फॉर्मेट में ढाले हैं, चेंज किए हैं, कन्वर्ट किए हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं आई कैप के सोल्यूशन फॉलो नहीं करता, जो फॉर्मेट मैं क्लास में पढ़ाता हूं उसी पे मैं आई कैप के सारे सोल्यूशन चेंज कर देता हूं। आप कह रहे होंगे यार ये टीचर्स तो पागल सा लग रहा है ऐसे ही? उस्मान को फीलर आ रहा है थोड़ा सा, ऐसा तो लग रहा है कि जज्बाती, चलो जज्बाती कर लें, पॉसिबिलिटी नहीं तुम्हें फील हो रही कि ऐसे भी हो सकता है। चलें, एक टॉपिक के बाद तो हो जाएगा, एक टॉपिक के बाद मैं याद रखूंगा, मैं तुमसे पूछूंगा उस्मान जी मिस ये फॉर्मेट वाला और ये वाला जो थीम है इसके बारे में क्या कहते हैं आप? अगर ऐसा हो लीज हम करते हैं और लीज खत्म करने के बाद अगले टॉपिक पे चले गए, लेकिन उसकी पास्ट पेपर की स्ट्रीक चल रही है, जब तक वो 10 अटेम्प्ट खत्म नहीं होंगे अगले पे नहीं आएंगे, ऐसे करते 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 उधर से सिलेबस खत्म हो जाएगा, पास्ट पेपर। चले मजे की बात मैं आपको बताऊं, अगर सिलेबस खत्म भी हो जाता है और पास्ट पेपर रह गए तब भी हम पास्ट पेपर्स के लिए आएंगे,
अब भी इसको यकीन नहीं आ रहा, क्या मसला है तुम्हें, कुछ अजीब अजीब बातें सुन रहे हो आज। बेसिकली होता है ऐसे, टीचर्स की अवेलेबिलिटी कम होती है, लेकिन हम टाइम लगाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद खूबसूरत तरीन स्लाइड्स, कोई सवाल है तो पूछो। हैं हैं बंद नहीं होगी क्लास? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें लग रहा चलेगी? नहीं चलेगी? नहीं 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 नहीं। हाँ जी, इस बैच में और इस हम ये जो पहली बात है, जो इस दफा वाला बैच है ना, वो समझे ईद के बाद ही शुरू हुए हैं। क्या किया रमजान में, एक टॉपिक भी नहीं हुए। रमजान, फिर ईद, फिर रिजल्ट, डामाडोल है काम। समझे कि अब भी क्लासें शुरू हुई हैं। इस दफा बराबर है, अगले बैच में डिफरेंस होता है। उस बैच में ईदें नहीं होती, उस बैच में रिजल्ट के 2-3 दिन इफेक्ट होता है बस। ना उसमें दोनों ईदें होती हैं, नंबर 1, ना उसमें मुहर्रम होता है। कितनी चीजें हो गई? 3 चीजें हो गई। ये 3 उसमें नहीं होती। और 3 चीजों का मतलब पता है क्या है? 2.5 हफ्ते से 3 हफ्ते, 2 ईदों के हफ्ते, एक रिजल्ट का हफ्ता वो रिजल्ट वाला वह में जाता है। बच्चे टेंशन, परेशान, अफसुर्दा, प्लानिंग, फलाना फलाना फलाना। जी, हम इंशाल्लाह पास्ट पेपर में, पोस्ट रिजल्ट में इतना पढ़ेंगे, आपको फील होगा कि यार पोस्ट रिजल्ट में भी इतना कुछ पढ़ा जा सकता है। जी, सवाल और मिस, आपके तो बहुत सारे सवाल होने चाहिए। जी मिस साहब, मुझे लग रहा है इसने आपको या आपने इसको सीए में जो है ना बदला लेने के लिए फंसाया है। जो एक इलाके के लोग होते हैं ना, कहते हैं अच्छा यार ए बड़ा खुश खुश फिरता है, इनू तो मैं फसावा जरा, पहले उसको झांसे दे के सीए ये सीए वो फलाना फलाना फलाना, फिर उसको सीए में ले आता है। फिर खुद तो वो अजाब में चल ही रहा होता है, उसको देख देख के वो खुश होता है फिर। और सीए कर रही थी उस वक्त, सीए नहीं कर रही थी ना? अच्छा अच्छा, चले जी, ठीक है, कोई सवाल नहीं है। चलिए जी, इंशाल्लाह मिलते हैं कल, लीज स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।